अभिवादन। आज हम 18वीं सदी के भारत के इतिहास में एक ऐसे दौर की पड़ताल करने वाली हूँ जब तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही थी। जी। एक तरफ वो विशाल मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था हाँ। और दूसरी तरफ देश भर में नई क्षेत्रीय ताकतें मतलब अपना सिर उठा रही थी। और इसी उथल पुथल के बीच एक बाहरी ताकत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ व्यापार करने आई थी, वो धीरे धीरे अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर रही थी। हाँ, ये भारत के भविष्य के लिए एक, आप कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ साबित होने वाला था। तो आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो शोध हैं, ऐतिहासिक विवरण हैं, उनके आधार पर हम देखेंगे कि मुगल सत्ता के ढलते सूरज के बीच कौन सी नई शक्तियां उभरी, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद। हाँ, और फिर दक्षिण में मैसूर, मराठा, उत्तर पश्चिम में सिख, कई थे। बिल्कुल। और फिर हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कूटनीति और सैन्य ताकत के दम पर एक-एक करके इन शक्तियों को चुनौती दी। हाँ, और अंततः भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसमें बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, सिंध, इन सब की विजय अहम पड़ाव हैं। हमारा मकसद इस जटिल दौर के सत्ता समीकरणों को सुलझाना है। कैसे पुरानी ताकतें बिखरी, नई कैसे उभरी। और सबसे बड़ा सवाल कि ये ब्रिटिश विस्तार आखिर कैसे संभव हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं यह पड़ताल। अच्छा, तो मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर जो राज्य उभरे, उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं? आपने कहा 3 तरह के थे। हाँ, मोटे तौर पर 3 तरह के कह सकते हैं। पहले थे उत्तराधिकारी राज्य। ये मतलब वो पुराने मुगल सूबे थे जो अब बस नाम के लिए ही दिल्ली के अधीन थे। जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। हैदराबाद का जिक्र आते ही निजामुल मुल्क आसफ जाह का नाम याद आता है। उन्होंने कैसे दक्कन में अपनी पकड़ बनाई थी? देखिए, निजामुल मुल्क एक बहुत ही काबिल मुगल सूबेदार थे। 1724 में शक्करखेड़ा की लड़ाई हुई। उसके बाद उन्होंने दक्कन पर अपना लगभग स्वतंत्र नियंत्रण स्थापित कर लिया। अच्छा। प्रशासन का ढांचा तो उन्होंने वही मुगल वाला रखा, वो जागीरदारी व्यवस्था वाला, हाँ हाँ। जिसमें अधिकारियों को वेतन के बदले जमीन मिलती थी, लेकिन उसे अपने हिसाब से ढाला। और एक खास बात ये थी कि उन्होंने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। जो दक्कन जैसे इलाके के लिए जरूरी भी रहा होगा। बिल्कुल, जहां मिलीजुली आबादी थी वहां स्थिरता के लिए ये बहुत जरूरी था। और पूरब में बंगाल, वो तो बहुत ही समृद्ध सूबा माना जाता था। हाँ बिल्कुल, बंगाल में मुर्शिद कुली खान और फिर बाद में अलीवर्दी खान, इन जैसे सूबेदारों ने लगभग स्वतंत्र सत्ता ही स्थापित कर ली थी। अलीवर्दी खान के बारे में क्या खास था? अलीवर्दी खान 1740-56 उन्होंने राजस्व कृषि यानी रेवेन्यू फार्मिंग को बढ़ावा दिया, मतलब राजस्व वसूली का काम ठेके पर देना। अच्छा। उन्होंने खालिसा भूमि भी बढ़ाई जिससे राज्य की सीधी आय बढ़े। और सबसे अहम बात, उन्होंने यूरोपीय कंपनियों को, खासकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को, किलेबंदी करने से सख्ती से रोका। उन्हें शायद अंदाजा था कि ये सिर्फ व्यापारी नहीं रहेंगे। शायद उन्हें लगा होगा कि ये कंपनियां आगे चलकर सिरदर्द बन सकती हैं। अवध भी एक महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी राज्य था, है ना? हाँ, सादत खान बुरहानुल मुल्क ने 1722 के आसपास अवध को एक स्वतंत्र शक्ति बनाया। फिर बाद में सफदरजंग के समय लखनऊ वो एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बना। गंगा जमुनी तहजीब वाला लखनऊ। वही तो, इन राज्यों ने मुगल व्यवस्था से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ा था, पर अपनी नीतियां ये खुद ही बनाते थे। ये तो हुए उत्तराधिकारी राज्य। अब उन राज्यों की बात करते हैं जो मुगल व्यवस्था से ज्यादा स्वतंत्र थे या शायद उसके खिलाफ उभर रहे थे। हाँ, इनमें दक्षिण में मैसूर और केरल का नाम आता है। उत्तर में कुछ राजपूत राज्य भी थे, और फिर वो नए राज्य जो मुगल सत्ता को सीधी चुनौती देकर उभरे, जैसे मराठा, सिख और जाट। मैसूर का इतिहास तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के जिक्र के बिना अधूरा है। क्या खास था उनके शासन में? हैदर अली, वो तो एक सिपाही से शासक बने थे। 1761 में उन्होंने मैसूर की सत्ता संभाली और उसे फौजी तौर पर बहुत मजबूत बनाया। हाँ, सुना है उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद ली थी। जी, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था फ्रांसीसियों की मदद से। लेकिन उनके बेटे टीपू सुल्तान, वो तो और भी आगे निकले। टीपू के बारे में तो कई बातें कही जाती हैं। काफी प्रयोगधर्मी शासक थे वो। निश्चित रूप से। टीपू ने नया कैलेंडर चलाया, नई सिक्का प्रणाली शुरू की, माप तौल के नए पैमाने लाए। और वो फ्रांसीसी क्रांति वाली बात, हाँ, फ्रांसीसी क्रांति से वो इतने प्रभावित थे कि सेरिंगापट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बने। अच्छा। ये दिखाता है कि वो दुनिया में क्या चल रहा है उससे वाकिफ थे,
उन्होंने नौसेना बनाने की कोशिश की, विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया, और शायद वो पहले भारतीय शासकों में थे जिन्होंने अंग्रेजों के जो विस्तारवादी इरादे थे उनको बहुत गंभीरता से समझा। जॉन शोर का भी जिक्र आता है। हाँ, जॉन शोर जैसे अंग्रेज अधिकारी ने भी माना था कि टीपू के राज्य में किसान बाकियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में थे। हाँ, हालांकि उन पर धार्मिक कट्टरता के आरोप भी लगते रहे हैं। ये कितना सही है? हाँ, ये एक जटिल पहलू है। कुछ ऐसी कार्रवाइयां थीं जिन्हें कट्टर कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने श्रृंगेरी मठ जैसे हिंदू संस्थानों को दान भी दिया था। उनकी अपनी लाइब्रेरी में धर्म से लेकर सैन्य विज्ञान तक हर तरह की किताबें थीं। तो टीपू निश्चित रूप से एक बहुआयामी शासक थे। और मराठा पानीपत की हार 1761 के बाद भी वे एक बड़ी ताकत बने रहे। बिल्कुल। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो राज्य स्थापित किया था वो पेशवाओं के नेतृत्व में एक महासंघ बन गया था। हाँ, वो अलग-अलग सरदार थे ना? जी, पुणे में पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोंसले। पानीपत की हार एक बड़ा झटका जरूर थी, लेकिन उसके बाद भी मराठा भारत की प्रमुख शक्तियों में से एक थे। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही साबित होने वाले थे। और उत्तर पश्चिम में सिख शक्ति का उदय भी इसी दौर में हुआ था। हाँ, महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने जो बिखरी हुई सिख मिसलें थीं, सिख समूह या कबीले, उनको एकजुट किया और लाहौर में एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने एक आधुनिक सेना भी बनाई और अंग्रेजों के साथ एक तरह का संतुलन भी बनाए रखा कुछ समय के लिए। इनके अलावा जाट, राजपूत, केरल के त्रावणकोर ये भी थे। हाँ, जाटों ने भरतपुर राज्य बनाया, राजपूत राज्य अपनी पुरानी पहचान बनाए हुए थे। केरल में त्रावणकोर मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में उभरा। तो कुल मिला के 18वीं सदी का भारत एक ऐसी जगह थी जहां कई क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थी, आपस में लड़ भी रही थी। और इसी माहौल में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और कंपनी ने इसकी शुरुआत की बंगाल से। बंगाल की दौलत पर उनकी नजर बहुत पहले से थी। वो 1717 का फरमान क्या था जिसे कंपनी मैग्ना कार्टा कहती थी? हाँ, वो मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने जारी किया था। उसमें कंपनी को बंगाल में सिर्फ 3000 रुपये सालाना देकर बिना कोई अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की छूट मिल गई थी। और वो दस्तक वाली बात? हाँ, वो सबसे अहम था। दस्तक जारी करने का अधिकार। ये एक तरह का परमिट या पास होता था। इससे दिखाकर कंपनी का माल बिना रोक-टोक और बिना स्थानीय कर दिए आ जा सकता था। लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे हुआ फिर? दुरुपयोग ऐसे हुआ कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने निजी व्यापार के लिए भी इन दस्तकों का इस्तेमाल करने लगे। अच्छा। अब इससे बंगाल के नवाब को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था। सोचिए, भारतीय व्यापारियों को सारे कर देने पड़ रहे हैं और कंपनी के लोग बिना कर दिए व्यापार कर रहे हैं, निजी व्यापार भी। ये तो नाइंसाफी थी। बिल्कुल। तो जब 1756 में युवा नवाब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे, उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की। बिल्कुल। और अंग्रेजों की जो अवैध किलेबंदी चल रही थी कलकत्ता में, उसे भी रोकने की कोशिश की। और यहीं से फिर टकराव शुरू हुआ। हाँ, जो प्लासी की लड़ाई तक पहुंचा। हाँ, अंग्रेजों ने नवाब की बात नहीं मानी तो सिराज ने कलकत्ता पर हमला कर दिया। फिर रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से सेना लेकर आया, लेकिन उसने सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय साजिश का रास्ता चुना। वो मीर जाफर वाली साजिश। हाँ, उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर, वहां के बड़े बैंकर जगत सेठ और दरबार के दूसरे असरदार लोगों को नवाब बनाने का लालच दिया और अपनी तरफ मिला लिया। तो प्लासी 1757 की लड़ाई, वो लड़ाई कम, धोखा ज्यादा थी। बिल्कुल। मैदान में नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो लड़ाई नहीं, सिराज हार गया, पकड़ा गया और मार दिया गया। और मीर जाफर नवाब बन गया। लेकिन वो अंग्रेजों की कठपुतली था। प्लासी की जीत ने असल में अंग्रेजों के लिए बंगाल के खजाने खोल दिए। इस पैसे से उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया और भारत में आगे की विजयों का रास्ता भी साफ कर लिया। लेकिन मीर जाफर भी अंग्रेजों की मांगे पूरी नहीं कर सका शायद, तो फिर मीर कासिम को लाया गया। हाँ, मीर कासिम 1760-63 जो मीर जाफर का दामाद था, वो ज्यादा योग्य शासक साबित हुआ। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदली, अपनी सेना को सुधारने की कोशिश की। और वो दस्तक वाला मुद्दा? हाँ, दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने सभी व्यापारियों पर से आंतरिक शुल्क हटा दिए ताकि भारतीय और अंग्रेज व्यापारी बराबरी पर आ जाएं। अरे, ये अंग्रेजों को कैसे बर्दाश्त होता? जाहिर है नहीं हुआ। नतीजा बक्सर की लड़ाई 1764। बक्सर में क्या हुआ?
बक्सर में अंग्रेजों ने सिर्फ मीर कासिम को ही नहीं हराया, बल्कि उसके साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और नाम मात्र के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की मिलीजुली सेना को हराया। ये प्लासी से कहीं बड़ी सैन्य जीत थी। क्यों? क्योंकि प्लासी तो साजिश से जीती थी, बक्सर में उन्होंने 3 बड़ी ताकतों को मैदान में हराया था। इसने साबित कर दिया कि कंपनी अब भारत की प्रमुख सैन्य शक्ति बन चुकी है। और इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि 1765। जी हाँ, अगस्त 1765 में इस संधि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी को मिल गया। तो पैसा अब कंपनी वसूलेगी? हाँ, अब क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन? बिल्कुल, मतलब प्रशासन और कानून व्यवस्था, जिसे निजामत कहते थे, कि जिम्मेदारी तो नवाब पर डाल दी, लेकिन पैसा वसूलने और खर्च करने का असली अधिकार दीवानी कंपनी के पास आ गया। और कंपनी ये काम खुद नहीं करती थी, भारतीय अधिकारियों के जरिए करवाती थी। तो अधिकार कंपनी का, जिम्मेदारी नवाब की। सही पकड़ा आपने। नतीजा ये हुआ कि बंगाल की जनता पिस गई। ये व्यवस्था बंगाल के लिए विनाशकारी साबित हुई। बंगाल पर कब्जे के बाद अंग्रेजों का ध्यान दक्षिण में मैसूर पर गया होगा, जहां हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान थे। बिल्कुल, मैसूर एक शक्तिशाली राज्य था और दूसरा फ्रांसीसियों से उसके अच्छे संबंध थे। ये बात अंग्रेजों को बहुत खटकती थी। तो मैसूर से कितने युद्ध हुए? अंग्रेजों और मैसूर के बीच कुल 4 युद्ध हुए। पहले युद्ध 1767-69 में तो हैदर अली ने कमाल कर दिया। उसने अंग्रेजों को मद्रास तक खदेड़ दिया और संधि करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये शांति ज्यादा टिकी नहीं शायद। नहीं, दूसरे युद्ध 1780-84 के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई कैंसर से, पर उनके बेटे टीपू ने युद्ध जारी रखा। ये युद्ध मैंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें मतलब एक तरह से बराबरी का दर्जा दिखा। फिर तीसरा युद्ध? तीसरा युद्ध 1790-92, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। उसने बड़ी चालाकी से मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया और टीपू को अकेला कर दिया। अच्छा। सेन्नापट्टम की घेराबंदी हुई और टीपू हार गया। फिर हुई सेरिंगापट्टम की संधि, जो टीपू के लिए बहुत अपमानजनक थी। उसे अपना आधा राज्य देना पड़ा, बहुत भारी हर्जाना देना पड़ा और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के तौर पर भेजना पड़ा। और चौथा युद्ध 1799 तो फिर टीपू के लिए निर्णायक ही साबित हुआ होगा। हाँ? उस समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था और वो तो विस्तारवादी नीति का था। हाँ। उसने टीपू के फ्रांसीसी संपर्कों को बहाना बनाया। इस बार भी निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि सेरिंगापट्टम की लड़ाई में टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारे गए। मैसूर का जो बचा कुचा राज्य था वो पुराने वोडेयार वंश को सौंप दिया गया। लेकिन उन पर सहायक संधि थोप दी गई। ये सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, क्या बला थी? ये वेलेस्ली की खास नीति थी, है ना? हाँ, ये वेलेस्ली की बहुत ही चालाकी भरी संधि थी। इसके तहत होता ये था कि भारतीय शासक अपनी विदेश नीति और अपनी सेना अंग्रेजों को सौंप देते थे। अपनी सेना भी? हाँ, उन्हें अपने ही खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी और राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात होता था जो अंदरूनी मामलों में भी दखल देता था। और बदले में अंग्रेज उस राज्य की बाहरी हमलों से रक्षा करने का वादा करते थे। असल में ये राज्य की स्वतंत्रता छीनने का एक तरीका था, बस नाम रक्षा का था। मैसूर के बाद तो कई राज्यों पर ये थोपी गई। अच्छा, तो मैसूर के पतन के बाद अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती शायद मराठा ही बचे थे। निश्चित रूप से मराठा महासंघ अभी भी एक बहुत बड़ी ताकत था, हालांकि उनके आपसी झगड़े उन्हें कमजोर कर रहे थे। और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। बिल्कुल। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775-82 हुआ। ये मराठों के अंदरूनी सत्ता संघर्ष से ही शुरू हुआ था और सालबाई की संधि पर खत्म हुआ। इस संधि ने लगभग 20 साल तक शांति बनाए रखी। लेकिन दूसरा युद्ध 1803 से 1805 ज्यादा निर्णायक रहा और कह रहे थे। हाँ, क्योंकि इस बार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने खुद ही अंग्रेजों से बेसिन की सहायक संधि 1802 कर ली, जब वो होलकर से हार गए थे। तो पेशवा ने ही संधि कर ली। हाँ, अब इससे सिंधिया और भोसले भड़क उठे। उन्होंने विरोध किया, फिर युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने आर्थर वेलेस्ली, जो बाद में वॉटरलू का विजेता बना, और जनरल लेक के नेतृत्व में मराठों को कई लड़ाइयों में हराया। असाए, अरगांव, लासवाड़ी, सिंधी और भोसले को भी सहायक संध्या करनी पड़ी। होलकर का क्या हुआ? यशवंतराव होलकर ने जरूर कड़ा संघर्ष किया, अंग्रेजों को हराया भी कुछ जगह, पर अंततः उन्हें भी राजघाट की संधि 1805 करनी पड़ी। इस युद्ध ने मराठा शक्ति की कमर तोड़कर रख दी।
और फिर तीसरा युद्ध 1817 से 19, ये तो मराठा स्वतंत्रता का अंत ही साबित हुआ। बिल्कुल। इस युद्ध का एक कारण था अंग्रेजों का पिंडारियों के खिलाफ अभियान। पिंडारी अक्सर मराठा सेना से जुड़े अनियमित लड़ाके होते थे। दूसरा कारण, मराठे अपनी खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा वापस पाना चाहते थे। पेशवा, भोंसले और होलकर फिर से एकजुट हुए, लेकिन अलग अलग लड़ाइयों में हार गए। किरकी, कोरेगांव, सीताबल्डी, महिदपुर। इसका अंतिम परिणाम क्या हुआ फिर? अंतिम परिणाम ये हुआ कि पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। और बाकी मराठा सरदार? बाकी मराठा सरदार जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, वो अपने छोटे छोटे राज्यों में सहायक संधि के तहत बने रहे, लेकिन उनकी सारी सैन्य और राजनीतिक ताकत छीन ली गई। अब सतलज नदी के दक्षिण का लगभग पूरा भारत ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। मराठों की हार के पीछे क्या कारण रहे होंगे? इतनी बड़ी शक्ति थी वो। कई कारण थे। देखिए, एक तो उनके नेताओं में आपसी फूट और ईर्ष्या बहुत थी। उनका राजनीतिक ढांचा ढीला था। फिर उनकी सैन्य तकनीक अंग्रेजों के मुकाबले पुरानी पड़ने लगी थी। अंग्रेजों का संगठन, उनकी कूटनीति, उनके संसाधन, वो सब बेहतर साबित हुए। अब उत्तर पश्चिम की ओर देखें तो महाराजा रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य था। उनके रहते तो अंग्रेजों से शांति बनी रही थी। हाँ, रणजीत सिंह, जिनकी मृत्यु 1839 में हुई, एक बहुत ही समझदार और शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने एक मजबूत राज्य बनाया, एक आधुनिक सेना खड़ी की और अंग्रेजों से अमृतसर की संधि 1809 करके सतलज नदी को सीमा मान लिया। उनके रहते अंग्रेज पंजाब की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाए। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद लाहौर दरबार में भयंकर अस्थिरता फैल गई। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगे, षड्यंत्र होने लगे, सेना भी अनुशासनहीन हो गई और कई सरदार भ्रष्ट हो गए। तो अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाया? जरूर। उन्होंने सीमा पर अपनी सैनिक ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया, जिस पर हम अभी बात करेंगे, जिससे सिख राज्य घिर गया, और उन्होंने लाहौर दरबार की अंदरूनी फूट का पूरा लाभ उठाया। कुछ सिख नेताओं ने भी शायद खालसा सेना की बढ़ती ताकत से डरकर उसे अंग्रेजों से भिड़वा देना चाहा। अच्छा, ये भी एक पहलू है। हाँ, और फिर हुए 2 एंग्लो सिख युद्ध। हाँ, पहला युद्ध 1845-46। इसमें सिख सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन अपने ही कुछ नेताओं के विश्वासघात और अंग्रेजों की बेहतर रणनीति के कारण हार गए। फिर लाहौर की संधि हुई। हाँ, लाहौर की संधि 1846। इसके तहत जालंधर दोआब अंग्रेजों को मिल गया, सिख सेना को सीमित कर दिया गया, भारी हर्जाना लगाया गया, और जब हर्जाना नहीं चुका पाए तो कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा को बेचना पड़ा। कश्मीर को बेच दिया। हाँ, और फिर भैरवाल की संधि हुई उसी साल, जिससे पंजाब पर कार्यतः ब्रिटिश रेजिडेंट का नियंत्रण स्थापित हो गया। लेकिन पूरा कब्जा तो दूसरे युद्ध के बाद हुआ ना? हाँ, क्योंकि सिट्ठों में असंतोष बहुत था। रानी जिंद कौर को निर्वासित कर दिया गया था। फिर 1848 में मुल्तान में दीवान मूलराज का विद्रोह हुआ, फिर शेर सिंह अटारीवाला का विद्रोह। इससे दूसरे एंग्लो सिख युद्ध 1848-49 की शुरुआत हुई। इस बार गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, और वो तो वैसे भी साम्राज्य विस्तार के लिए जाने जाते हैं। रामनगर की लड़ाई बराबरी पर रही। चिलियांवाला में सिख जीते जरूर, पर नुकसान बहुत हुआ। अंत में गुजरात की लड़ाई, जिसे तोपों की लड़ाई भी कहते हैं, उसमें सिख सेना निर्णायक रूप से हार गई। और फिर मार्च 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह, जो उस समय नाबालिग थे, उन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया, और वो प्रसिद्ध कोहे-नूर हीरा, वो भी अंग्रेजों के हाथ लग गया। पंजाब से पहले ही 1843 में सिंध पर भी कब्जा हो गया था। उसकी क्या कहानी थी? वो क्यों जरूरी था अंग्रेजों के लिए? सिंध पर उस समय तालपुरा अमीरों का शासन था। अंग्रेजों की नज़र सिंध पर शुरू में तो व्यापार के लिए पड़ी, लेकिन बाद में रूस का डर ज्यादा बड़ा कारण बना। रूस का डर? हाँ, मध्य एशिया में रूस का प्रभाव बढ़ रहा था। अंग्रेजों को ये डर सताने लगा कि कहीं रूस अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला ना कर दें। इसे ग्रेट गेम भी कहा जाता था। और इस खेल में सिंध की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। तो उन्होंने धीरे धीरे सिंध पर अपना शिकंजा कसा। बिल्कुल। पहले 1809 में शाश्वत मित्रता की संधि की, फ्रांसीसी खतरे को रोकने के नाम पर। फिर 1832 में एक व्यापारिक संधि की, जिससे सिंधु नदी का व्यावसायिक उपयोग हो सके। फिर 1839 में जब पहला अफगान युद्ध शुरू हुआ, तो उसके बहाने सिंध पर सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि यहाँ भी? हाँ, उनकी विदेश नीति पर रोक लग गई। एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठ गया।
और फिर पहला अफगान युद्ध 1839-42 में अंग्रेजों की बहुत बुरी हार हुई थी। हाँ, बहुत बुरी हार हुई थी। और उस हार की भरपाई करने के लिए, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा बचाने के लिए सिंध को बलि का बकरा बनाया गया। मतलब 1842 में चार्ल्स नेपियर को सिंध भेजा गया। उसने जानबूझकर अमीयों पर झूठे आरोप लगाए, संधियों के उल्लंघन का बहाना बनाया और 1843 में हमला करके सिंध को जीत लिया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ये तो सरासर ज्यादती लगती है। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक बहुत ही नग्न उदाहरण माना जाता है। खुद नेपियर ने भी बाद में इसे अनैतिक कहा था, पर किया तो किया। तो ये कहानी है कि कैसे एक सदी से भी कम समय में भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदल गया। जहां 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल सत्ता का पतन हो रहा था और क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं, हैदराबाद, बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा, सिख। हाँ, एक तरह का शक्ति शून्य पैदा हो रहा था जिससे ये क्षेत्रीय ताकतें भर रही थी। वहीं सदी के अंत तक और 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते एक बाहरी ताकत, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सबको एक एक करके पछाड़कर सर्वोपरि बन गई। और ये जीत सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं मिली थी। इसमें कूटनीति का, चालाकी भरी संधियों का, जैसे वो सहायक संधि, हाँ, भारतीय शासकों की आपसी फूट का फायदा उठाने का और उनके अपने बेहतर संगठित प्रशासन और सेना का, इन सब का बहुत बड़ा हाथ था। प्लासी से लेकर पंजाब के विलय तक ये एक सोची समझी लगातार चलने वाली रणनीति का नतीजा था। और यहाँ एक सवाल मन में आता है जो शायद सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य मराठा, मैसूर, सिख निज़ाम अपनी आपसी दुश्मनी और ईर्ष्या को भुलाकर अंग्रेज़ों के इस बढ़ते हुए खतरे को समय पर पहचान लेते और एक साझा मोर्चा बना पाते, या इतिहास की कुछ वो निर्णायक लड़ाइयाँ जैसे प्लासी, बक्सर या मराठा युद्धों की कोई लड़ाई, उनके नतीजे अगर अलग होते तो क्या भारत का भविष्य कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में तो नहीं मिल सकता, शायद कल्पना में ही खोजा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये हमें उस दौर की जटिलताओं, उन विकल्पों के बारे में सोचने पर जरूर मजबूर करता है जो शायद उस समय मौजूद थे। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इस पड़ताल से हमारे श्रोताओं को भारत के इतिहास के इस बेहद अहम मोड़ को समझने में कुछ मदद मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।